कुरुक्षेत्र देख रहे हैं आप। आज महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स का वनडे मैच हुआ। ये मैच मुंबई में खेला गया। आमने सामने थे चाचा भतीजा। मैच की पहली पारी अजीत पवार ने खेली। चाचा पवार पर एक के बाद एक जबरदस्त बाउंसर्स फेंके। अजीत पवार ने अपने 56 डायलॉग से चाचा शरद पवार के 56 साल के करियर का चिट्ठा खोलकर रख दिया। जवाब में मैच की दूसरी पारी खेलने आए चाचा शरद पवार भतीजे के बाउंसर से वो साफ तौर पर बचते दिखे, लेकिन आखिर में मोदी के नाम पर लंबे लंबे शॉट्स खेल गए। शाम होते होते मैच का रिजल्ट सबके सामने आ गया। चाचा के खिलाफ भतीजे ने डबल मार्जिन से मैच जीत लिया। आज का मैच तो खत्म हो गया, लेकिन इस सीरीज में कई और भी मैच खेले जाने हैं। पॉलिटिक्स के इसी वनडे मैच की चाचा भतीजे की पारी पर करेंगे चर्चा। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खेमे तेजी से बदल रहे हैं, नेता पाले छोड़ रहे हैं। ये कहानी महाराष्ट्र से शुरू हुई है। अजीत पवार ने मोदी में मजबूती भी देखी, इसलिए वो बीजेपी के साथ आए हैं। अजीत पवार का ये बयान ही बताने के लिए काफी है। नरेंद्र मोदी साहेबांच्या सारखं नेतृत्व देशामध्ये आहे, त्यांचा करिश्मा आहे। कुणी काही म्हणा, 14ला एकट्या नरेंद्र मोदींच्याकडे बघून कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत भाजप सत्तेवर आलाय। मोदींच्या करिश्मामुळे आला। 2019ला पुलवामा आणि काही गोष्टी घडल्या, लोकांना त्यांचा 5 वर्षाचा कारभार पटला। 2019ला पुन्हा ते सत्तेवर आले निर्विवाद। म्हणजे राजीव गांधी ज्यावेळेस 1984ला पंतप्रधान झाले तेव्हा बहुमत कसं मिळालं, तेव्हा जास्त मिळालं, पण त्याच्यानंतर पहिल्यांदाच हे दोन्ही बहुमत मिळालं। परदेशात गेल्यानंतर परदेशी लोक आणि तिथले भारतीय पण त्यांचं उत्साहाने स्वागत करतात। जर आज देशामध्ये त्यांच्याशिवाय पर्याय नसेल। महाराष्ट्र से एक शुरुआत हुई है, मगर ये कहां तक जाएगी समझने की जरूरत है। क्या परिवारवादी पार्टियों का हश्र यही होना है? क्या महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश की बारी है? अजीत पवार के बाद शिवपाल यादव पलटेंगे? बिहार में नीतीश कुमार किसके साथ रहेंगे? क्या लालू यादव की पार्टी में भी टूट होगी? ये वो बड़े सवाल हैं जो 2024 के चुनाव से पहले सियासी माहौल में टहल रहे हैं। इसलिए अजीत पवार का एक और बयान भी गौरतलब है। शरद पवार ने अजीत को शपथ ग्रहण में भेजा, मगर भतीजे की मोदी से मुलाकात पसंद नहीं आई। केरळला शपथविधीला गेलो। नरेंद्र मोदी साहेब मला ओळखतात, मी त्यांना ओळखतो। त्याच्यावर ते म्हटले की अजीत जी कैसे हो, क्या हो, साहब की कैसी तबीयत है। त्यांनी बाकीच्यांशी पण बोलले, भुजबळ साहेबांशी बोलले। आम्ही स्वतः बघत होतो टीव्हीला, अजूनही पूर्वीची क्लिप असेल तर दिसेल। जर आम्ही त्याच्यामध्ये त्यांच्याबरोबर जायचं नव्हतं तर आम्हाला का पाठवलं? ये कहानी घर घर की है, और घर घर में जब टूट होगी तो जो टूटेगा वो एनडीए के साथ जाकर बैठेगा। 2024 की 2 तस्वीरें अभी से दिखने लगी हैं। मोदी की एनडीए बनाम राहुल की पीडीए। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ स्टूडियो में हैं। प्रदीप सिंह, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर हमारे साथ हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। रविकांत वारपे, प्रवक्ता एनसीपी। शरद गुट हमारे साथ हैं। गुलाबचंद दुबे, प्रवक्ता शिवसेना, हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शहजाद जी आपसे शुरुआत कर रही हूँ। अब कहा यह जा रहा है कि विपक्षी एकता से आप लोग इतना डर गए कि आपने पार्टियों में ही तोड़फोड़ मचा दी। ना बचेगी पार्टी, ना होगी एकता। देखिए, ऐसा है कि विपक्षी एकता का ये तथाकथित पुल, जिसकी नींव में राहुल गांधी का नेतृत्व सुपर इम्पोज करने की बड़ी लोलुपता है, उसने तो पहले ही जल समाधि ले लिया था। एनसीपी के प्रकरण से पहले क्या क्या हुआ है, मुझे एक सूची पढ़कर बताने दीजिए आपको। एनसीपी के आने से पहले आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर हमला किया ऑर्डिनेंस को लेकर। कांग्रेस ने लेफ्ट पर हमला किया कि आप डिक्टेटर हो, हमें अरेस्ट करते हैं। कांग्रेस ने टीएमसी पर पंचायती चुनाव पर हमला कर दिया। कांग्रेस ने केसीआर को बीजेपी की बी टीम बोला था। अखिलेश यादव जाकर उनके साथ मिल गए। अखिलेश जी ने कहा 80 हराओ, हम ही लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, और किसी के लिए जगह नहीं। एचएएम मतलब कि मांझी जी की पार्टी बिहार के गठबंधन को छोड़ आई, आरएलडी गई ही नहीं। तो बताइए, इसमें हमारा क्या लेना देना है?
ये विपक्षी एकता का पुल या उसका शिशु पैदा होने से पहले ही अगर गर्भपात हो जाता है तो उसमें हमारी क्या गलती है? ये इसलिए होता है, मैं आपको प्राची जी बता देता हूं, क्योंकि हमारे साथ प्रदीप जी है। आप किसी भी गठबंधन को एनालाइज कीजिए, यूपीए का या एनडीए का, वाजपेयी जी या मोदी जी वाला, उसमें एक सेंट्रल लीडर होता है जो पैन नेशनल अपील रखता है। उनके समय पर सोनिया जी थे, वाजपेयी जी थे, आज मोदी जी है। या एक पार्टी होती है जिसकी पैन नेशनल प्रेजेंस होती है, उस समय पर कांग्रेस थी, आज बीजेपी है। एनडीए के समय वन के समय पर बीजेपी थी वाजपेयी जी के जमाने में। आज ना कोई पैन नेशनल लीडर है इनके पास, राहुल जी को कोई स्वीकारता नहीं है, ना उनकी लीडरशिप की पार्टी बची है नेशनल लीडरशिप की। सभी लोग कांग्रेस को सब रीजनल पार्टी मानने लगे और कहने लगे बंगाल में मत आओ, केरल में मत आओ, पंजाब में मत आओ, दिल्ली में मत आओ। तो इसका मतलब ही कि उनकी जो पूरी अलायंस बनाने की प्रक्रिया है उसमें ना नेशनल लीडर है, ना नेशनल फुटप्रिंट वाली पार्टी है, इसीलिए बन नहीं पा रहा है। और इसीलिए वो विपक्षी एकता का पुल, जैसे 1700 करोड़ का पुल ढह गया था, जल समाधि ले चुका था, वैसे जल समाधि ले रहा। और एक आखिरी बात, हमने कौन सी पार्टी तोड़ी है भाई? आज तो संख्या भी दिख गई आपको, सिंबल भी उनके पास है, नेतृत्व एलओपी से लेकर वर्किंग प्रेसिडेंट, अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उन्हीं के हैं, उनके चीफ विप है, उनके फाउंडिंग मेंबर है, उनके सदस्य है, उनका विधायक दल है, वो पूरा का पूरा पार्टी हमारे साथ आया है। तो हमने किसी को तोड़ा नहीं। तोड़ना वो होता है जो 78 में हुआ, जो शरद पवार जी ने किया था वसुंधरा पाटिल को हटाने के लिए। तोड़ना वो होता है जो उन्होंने 98 में किया था, बगावत करके एनसीपी बनाई थी। पार्टी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये आज सुप्रिया सुले ने कहा। आज तो आप उसी पार्टी को खाने पर तुल गए जो नेशनल करप्शन पार्टी थी। अरे पार्टी को कुतर कुतर कर कौन कमजोर कर रहा था? मुझे बताइए, एनसीपी बनी किस नाम पर थी? कि सोनिया गांधी का विदेशी नेतृत्व हमें स्वीकार नहीं। 98 में बनी थी पार्टी, 2004 में फिर भी वो चले गए कांग्रेस के साथ और ज्यादा पार्टी सीटें एनसीपी की थी। तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाया? क्योंकि उस समय सत्ता मोह और पुत्री मोह ऐसा था कि काबिल व्यक्ति को नहीं बनाता था। तो कौन पार्टी को कुतर रहा था इतने वर्षों से? ये तो जाहिर है। और मुझे एक बात बताइए, करप्शन की बात कर रही है, ये उद्धव ठाकरे जी का बयान है। हमने क्यों कहा कि एनसीपी करप्ट है? ये बात सही है। ये इसलिए कहा क्योंकि उद्धव जी ने कहा था। ये देखिए, भ्रष्ट है शरद पवार, किसानों की जमीन कब्जा करते हैं, पर फिर उद्धव जी चले गए शरद पवार के साथ। तो यदि उद्धव जी, जिन्होंने इस पूरी बात को रखा था कि एनसीपी भ्रष्ट है, वो खुद जाकर उनसे मिल गए, तो फिर हमें क्यों दोष देती है? क्या आप लोग बिना जांच पड़ताल किए, बिना ये जाने कि भाई करप्शन है कि नहीं, आप भी ऐसे आरोप लगा देते हैं? मैं आपको गंगा में हाथ धो लेते हैं? ना, बिल्कुल नहीं। मोदी जी का मॉडल कितना अलग है मैं आपको बताता हूं। यूपीए ने तो लालू और मुलायम के केस बंद करवाए थे। हम वो पार्टी है, प्रताप सरनाइक जो शिवसेना में थे, वो जब हमारी तरफ आए, उद्धव जी ने उनका टॉप्स का केस बंद करवाया। हमारी ईडी ने खड़े होकर कहा दिसंबर 2022 में नहीं ये केस चलेगा। तो हमारे यहां पर तो हम केस जारी रखते हैं, चाहे कोई भी हो। ये अंतर है हम में और उनमें। और मैं इनसे, देखिए हमारे साथ संजय जी है, मुंबई के और महाराष्ट्र के, वो जानकार है। पूछे सबसे पहले, ये तो एक समय शिवसेना में थे संजय निरुपम जी, सबसे पहले शरद पवार को भ्रष्ट कहने का काम उद्धव जी ने किया था। तो बताइए कैसे मिल गए? ठीक है संजय निरुपम जी, कहीं पर कुछ भी टूटे, किसी भी पार्टी में कितनी भी फूट आए, कौन कहां से किधर भी जाए, आरोप पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी पर आता है। केंद्र भारतीय जनता पार्टी रहती है। इनका कहना है कि आप लोग अपने लोगों को नहीं रख पा रहे हैं। कब तक आरोप लगाएंगे हम पर? देखिए, तीन बातें हैं। पहली बात तो जो भारतीय जनता पार्टी और सरकार की तरफ से एक बड़ा जोरदार प्रचार प्रसार होता है कि ये आज़ादी का अमृत काल है, बिल्कुल उसी तरीके से यह भारतीय राजनीति का एक जहरीला काल है, ये विश्व काल है। पहले पार्टियां टूटती थी, लोग एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते थे, दल बदल कोई नई बात नहीं है। लेकिन अभी हाल के दिनों में यह दिख रहा है कि बीजेपी पूरी की पूरी पार्टी हाईजैक करने का एक षड्यंत्र रचने में लगी हुई है। एक साल पहले हमने देखा शिवसेना को कि कैसे शिवसेना में एक बहुत बड़ा स्प्लिट क्रिएट किया गया, उनके लोगों को भड़का करके, बहका करके, फुसला करके और लालच दे करके, मुख्यमंत्री पद का लालच दे करके, और उसके बाद पूरी पार्टी हाईजैक कर ली गई, पार्टी का सिंबल ले लिया गया। बिल्कुल उसी पैटर्न पर एक साल बाद आज एनसीपी में दिख रहा है साफ साफ कि यहां पर पूरी पार्टी को हाईजैक करने का प्लान। आज तो अजीत पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित भी कर दिया गया।
तो ये एक बहुत ही अनैतिक किस्म का काम चल रहा है। और ये आपका सवाल ये था कि बीजेपी को क्यों दोष दिया जा रहा है। बीजेपी की सरकार है, यहाँ पर बीजेपी के इशारे पे सब कुछ हो रहा है। बीजेपी की सरकार को समर्थन देने के लिए अजीत पवार अपने दल बल के साथ वहां पे गए हैं। तो जब बीजेपी के सरकार को समर्थन देने के लिए अजीत पवार गए हैं तो कांग्रेस को कैसे दोष दे सकते हैं, किसी और पार्टी को कैसे दोष दे सकते हैं भाई। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक पेशेंस होना चाहिए, एक थोड़ा धैर्य होना चाहिए कि भाई आप लोगों का विश्वास जीत करके आइए ना। आप अदालतों में या चुनाव आयोग में अपने ढंग से पता नहीं क्या क्या आपका फार्मूला होता है। मैं बहुत कड़वे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता उन संस्थाओं के बारे में, लेकिन निश्चित तौर पर उन अदालतों का या फिर निर्वाचन आयोग का जो फैसला आता है वो बहुत एक सही फैसला नहीं होता। कहीं ना कहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मंसूबे हैं उन मंसूबों को समर्थन देने के लिए, उन मंसूबों को एक के अनुसार एक प्रकार का फैसला आया है। तो ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे हो रहा है। खासकर ये वो सब विधायक हैं, अजीत पवार से लेकर के छगन भुजबल हो या फिर बाकी जितने सारे नाम निकल के आ रहे हैं, सबके ऊपर कोई ना कोई केस है। सब डरे हुए हैं, सब खौफ में हैं। जो डर गया सो मर गया। जो ये डरे हुए हैं वो आखिरकार अपनी जिंदगी बचाने के लिए, अपना जमीन जायदाद बचाने के लिए, अपनी राजनीति बचाने के लिए चले गए उधर। ठीक है, ये सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे होता है। मैं शहजाद आपके पास आई क्योंकि दो लोग और हैं, वो भी इनकार किया जा सकता है। देखिए दो लोग हैं, वो दो लोग आएंगे, वो भी आपके बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। रविकांत जी, पार्टी टूट गई, अजीत पवार ने तो आज साफ साफ कह दिया कि हम क्यों गए। अजीत पवार ने तो साफ साफ कह दिया कि मैं जिसको देवता मानता था, मुझे कई बार उनके फैसलों ने, उनकी गुगली ने बेइज्जत कर दिया। अब कैसे आप बीजेपी पर दोष मढ़ रहे हैं? देखिए, आज महाराष्ट्र में जो भी हंगामा हो रहा है इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के पास कुल मिला के महाराष्ट्र में 105 विधायक है। उनको सरकार बनाने के लिए उनको शिंदे गट को साथ लेके 40 विधायक मिल गए। आज के दिन भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में ज़्यादा से विधायक की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तोड़ने का काम किया है, क्योंकि इनको पता है कि महाराष्ट्र में जो 2014 को मोदी जी को विकास के नाम पे जो वोट मिला था, उसके बाद महाराष्ट्र में ये लोग डिलीवर नहीं कर पाए, इसलिए महाविकास आघाड़ी का गठबंधन बना। उसके बाद इनको ज़रूरत नहीं होते भी आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के को तोड़ने का काम बीजेपी ने इसलिए किया है कि पाटना में जो मीटिंग हुई थी, पाटना में जो मीटिंग हुई थी जी, उसमें उनको पता है कि पवार साहब ऐसे कद्दावर नेता है जो सब विरोधी पार्टी को एक साथ रख सकते हैं, उसमें अच्छा समन्वय रख सकते हैं। तोड़ लिया तो सवाल ये भी उठता है ना कि टूट कैसे गए। अजीत पवार, कोई और नेता टूटता तो मैं कहती कि ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश हो सकती है। अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, जिस बैठक का आप जिक्र कर रहे हैं, प्रफुल्ल पटेल उसमें गए थे। कह रहे हैं कि उस बैठक में कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं था, कोई मोर्चा नहीं बन सकता मोदी के खिलाफ। देखिए, जब कई राजनीतिक दल जब एक साथ बैठते हैं तो उनके हर इसके मत में विभिन्नता रहती है। ये डेमोक्रेसी है, हर एक की बात सुननी पड़ती है, हर एक की बात वो रख सकते हैं। ये मोदी जी का डिक्टेटरशिप नहीं है, भाजपा का डिक्टेटरशिप नहीं है कि सिर्फ मेरी सुनो, या ऐसे नहीं चलता है राजनीति में। लेकिन सुनिए, मैं तो यही तो बता रहा हूँ कि भाजपा के पास आज एक ईडी नाम का भगवान का मंदिर है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। भाजपा को राम मंदिर की नहीं पूजा करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए ईडी की। ईडी की वजह से ही महाराष्ट्र में जो आज चले गए वो ईडी के डर से चले गए, चाहे अजीत पवार हो, हसन मुश्रीफ हो, चाहे प्रफुल्ल पटेल हो, दिलीप वलसे पाटिल हो, सुनील तटकरे जी हो, ये सब चले गए, वो ईडी के डर से चले गए। और ईडी के बाद रविकांत जी उतना आप अजीत पवार पर बोले ही नहीं, आप तो बीजेपी करते रहे। गुलाबचंद जी, अब रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। गुलाबचंद जी, जब शिंदे गए थे तब भी यही आरोप लगे थे, और आज जब अजीत पवार गए तब भी यही आरोप लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वाकई में कोई ऑफर आ जाता है क्या? यहाँ ऑफर का कोई ऐसा विषय नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो बदलाव हुआ है, राजनीतिक बदलाव हुआ है या महाराष्ट्र के राजनीतिक पटल पे, ये 2022 का पुनरावृत्ति जो बगावत हुई है 2023 में हुई। ये जब भी परिस्थिति, जब भी सूबे का कोई शीर्ष नेतृत्व ऐसा इस तरह से पुत्र मोह पुत्री मोह के बीच में जब इस तरह से उसके ख्याल बनेंगे, उसकी सोच बनेगी, तो परिणाम यही होगा जो परिणाम आज राष्ट्र और महाराष्ट्र देख रहा है।
रही बात रवि कांत जी ने जो बात विचारों की बात करते हैं, बात समझौते की बात करते हैं, मैं इनके माध्यम से जानना चाहता हूँ चीज के लिए कि उद्धव ठाकरे साहब जिस वक्त हिंदू हृदय सम्राट माननीवाला साहब ठाकरे साहब के विचारों का मर्दन किए, दमन की, तो ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई। आज हम जिस सेना के साथ हैं, आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के साथ होने का कारण है कि हिंदू हृदय सम्राट माननीवाला साहब ठाकरे की ज्वलंत विचारों को लेकर आज भी वो हैं, इसके साथ उनके साथ आने के असंख्य शिवसैनिक संकल्पित हैं। यहाँ बात विचारों की है। रही बात एनसीपी के बारे में कुछ न कहने की स्थिति में मैं इसलिए कि आदरणीय शरद पवार साहब महाराष्ट्र नहीं बल्कि राष्ट्र के एक बड़े नेता हैं, ठीक है। उनके बारे में टिप्पणी करना मेरे संस्कार को शोभा नहीं देता। इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से जी, जब ही ऐसे राजनीतिक हालत बदलेंगे तो बगावत ऐसा होगा, इससे सब यानी सीधे सीधे पार्टी के अंदर की खामियां, इसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। प्रदीप सिंह जी, जो महाराष्ट्र में हुआ, शाम होते होते रिजल्ट भी आ गया, अब तो शरद पवार को वाकई में रिटायरमेंट दे दिया गया, अब तो अजीत पवार के हाथ में कमान सौंप दी गई है पार्टी की। इसके पीछे की सीधी वजह क्या है? भारतीय जनता पार्टी डोरे डालती है, भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई का डर दिखाती है, या अपनी पार्टी में कुछ कमियां हैं? प्रदीप जी, देखिए, महाभारत काल से आज तक देखिए, जब पुत्र पुत्री मोह में मुखिया परिवार का पड़ता है, तब तक उस परिवार का, संगठन का विनाश होता है। आप उदाहरण उठाकर देख लीजिए कि जब ऐसा हुआ है, शरद पवार अगर अपनी राजनीतिक विरासत अपनी बेटी को नहीं सौंपना चाहते, ये एको हो रहा है, जरा सा ठीक करा दीजिएगा। ठीक है प्रदीप जी, करा देते। अगर नहीं सौंपना चाहते तो शायद ये स्थिति ना आती। आप कांग्रेस में भी देखिए, असम में अगर तरुण गोगोई अपने बेटे को आगे बढ़ाने की जिद न करते तो हेमंत बिश्व शर्मा पार्टी से न निकलते। रही बात ईडी और इनकम टैक्स सीबीआई की, तो मुझे बताइए कि 1979 में भजन लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, जनता पार्टी के, पूरी सरकार लेकर चले गए कांग्रेस पार्टी में। तो उस समय कौन सा ईडी का डर जनता पार्टी ने दिखाया था या कांग्रेस पार्टी ने? कांग्रेस पार्टी तो विपक्ष में थी। इंदिरा गांधी ने 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी, किसके दबाव में तोड़ दी थी? 1969, 1978। अगर ईडी और सीबीआई का डर है तो एमके स्टालिन क्यों नहीं टूट जा रहे? लालू परिवार के पूरे परिवार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, आरजेडी क्यों नहीं टूट रही है? तो अपना घर संभाल आप ना पाए तो दूसरे को, पड़ोसी को अगर दोष देंगे तो उससे बात बनेगी नहीं। सवाल ये है कि आखिर पार्टियां, ये जो भी पार्टी टूट रही है, क्यों टूट रही है? अपनी कमजोरी, इनर कॉन्ट्राडिक्शंस और लोगों की महत्वाकांक्षा को उस तरह से स्थान न देना जिसको वो डिजर्व करते हैं। ठीक है प्रदीप जी, आपने जो बातें कही महत्वपूर्ण है। मैं संजय निरुपम जी के पास जा रही हूँ, क्योंकि वो ये बात रख रहे थे। आपके ऑडियो में अगर दिक्कत है, आवाज गूंज रही है, उसे ठीक करवा देते हैं। इतने संजय निरुपम जी से उनका पक्ष जान लूं। संजय जी, प्रदीप जी ने तो उदाहरण के साथ कहा कि ऐसा कोई पहली बार तो नहीं हो रहा है, इससे पहले भी पार्टियां टूटी, इससे पहले भी जो सरकारें हैं वो टूट गई या सरकारों में जाकर लोग मिल गए, तब भी क्या ईडी सीबीआई का ही डर था? मैंने भी अपने ओपनिंग रिमार्क्स में यही कहा था कि ऐसा नहीं है कि पहली बार दल बदल हो रहा है। दल बदल हमारे देश में होता रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और ईडी और सीबीआई पहले नहीं थी, आज है, इन विषयों में मुझे नहीं जाना है। यहाँ तो पूरी की पूरी पार्टी को चुरा लिया जा रहा है। पूरी की पूरी पार्टी को एक तरह से उसकी लीडरशिप से छीन करके, एक लालच दिखा के, गाजर दिखा के अपनी तरफ ले लिया जा रहा है। एनसीपी के अंदर जो घमासान चल रहा है उसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करनी है। उनके अंदर कौन अध्यक्ष होगा, कौन शरद पवार जी का वारिस होगा, विरासत कौन चलाएगा, ये उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक एक ये क्षेत्रीय दलों को तोड़ने में लगी है और उनको हथियाने में लगी है, उनको अपने पास करने में लगी है, उससे पूरे देश में जो क्षेत्रीय दल हैं उनके अंदर एक असुरक्षा का भाव पैदा होगा। अभी बहुत सारे क्षेत्रीय दल हैं, कांग्रेस को इस बात का डर नहीं है।
कांग्रेस को पूरी तरह से कभी हाईजेक नहीं कर सकते हैं, कांग्रेस में तोड़फोड़ कर सकते हैं ये, लेकिन जो बाकी क्षेत्रीय दल जो एक राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टियां होती है उसकी तरफ बड़ी उम्मीद से देखती हैं, उसके साथ जुड़ करके एक राष्ट्रीय राजनीति में एक गठबंधन तैयार करती हैं, एक ध्रुव तैयार करती हैं, वो क्षेत्रीय दल बहुत परेशान हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी की इन हरकतों से। दूसरी बड़ी बात, आज कल से बल्कि एक अफवाह सी चल रही है मुंबई में कि अजीत पवार को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया है। उधर आज अजीत पवार ने अपने भाषण के दरमियान कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनना इसलिए मैं इधर आया हूं। अब बताइए एकनाथ शिंदे का क्या होगा? एकनाथ शिंदे टाइप के लोग जो पूरी पार्टी, बाला साहब को, उद्धव जी को और पूरी पार्टी की विचारधारा को त्याग करके, पूरी पार्टी को तोड़ के फोड़ के इधर आ गए और मुख्यमंत्री बन के बैठे, अचानक बीजेपी एक इस तरह का मैसेज दे रही है कि अब हमारा मतलब निकल गया, हम आपको पहचानते नहीं हैं, यूज एंड थ्रो का मामला है, हमारा आप में जितना रस था हमने चूस लिया, अब आपको हम सीधे फेंक देंगे एक कूड़ेदान में, और अब हमारे पास नया मोहरा जो आया है वो अजीत पवार है। तो ये सब कौन कर रहा है? अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कुकृत्यों को डिफेंड करने के लिए बैठा है तो बैठ सकता है, यह उसका फैसला है, लेकिन बहुत साफ साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय राजनीति को एक बहुत ही बुरे दौर में लाकर रख दिया है। एक बहुत ही कि आपने कैसे ईडी सीबीआई का डर दिखाया, कैसे पिछले जब इतिहास में ऐसा सब कुछ होता था, कैसे आज का दौर अलग है, आप कैसे क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर रहे हैं? मैं कुछ स्पेसिफिक उदाहरण देकर, और संजय भाई हमसे वरिष्ठ है तो मुझे उम्मीद है वो पूरा सुनेंगे और फिर उसका जवाब देंगे। बताइए कि जयंत पाटिल जी पर तो केस चल रहा है, अगर डर कर सबको बुलाना था और भगाना था और हमारे पास लाना था तो वो तो नहीं है। और दिलीप वलसे पाटिल पे कौन सा केस है, बंसोड़े जी पर कौन सा केस है? और इसी प्रकार से मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि सबको लालच दिखाकर, गाजर दिखाकर हमने ले आए, तो ऐसे लालची लोगों को, ऐसे डरपोक और लोगों को जो गाजर पर आ जाते हैं, उनको आपने एमवीए का लीडर ऑपोजिशन बनाया था, या कल तक वो आपके साथ थे तो चमत्कारी थे और आज भ्रष्टाचारी हो गए? या मान्यवर ये मान रहे हैं आप कि उनके ऊपर जो केसेस थे, जो आपकी सरकार के दौरान के केसेस है, आपकी सरकार के दौरान भ्रष्टाचार हुआ? चलिए उसको छोड़ देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ संजय जी, बताइए एक बात, आप तो महाराष्ट्र से है, बाला साहेब थोराट और नाना पटोले एक कमरे में बैठ नहीं पा रहे हैं, उसमें हमारा क्या लेना देना है? सचिन पायलट और गहलोत क्या क्या कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, वो तो जग जाहिर है। अच्छा, आपकी सरकार है राजस्थान में, वहाँ पर हमारा क्या हस्तक्षेप है? हिमाचल में आपकी सरकार है, वहाँ पर सुक्कू जी बनाम परिवार क्या चल रहा है? अच्छा छोड़ दीजिए उसी को, और आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी में मुझे एक जगह बताइए, डीके शिव कुमार वर्सेस सिद्धरमैया चल रहा है कर्नाटका में, वहाँ पे भी आपकी सरकार है, एक दूसरे के खिलाफ ओपनली बयान दे रहे हैं, वो तोड़फोड़ कौन करा रहा है मान्यवर? देखिए ये बहुत ही ईजी है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक चीज़ सही कही, ये अमृतकाल तो देश के लिए है, परंतु परिवारवाद और व्यक्तिवाद की राजनीति के लिए अंतिम काल है। आप एक चीज़ को नोटिस कीजिए प्राची जी, जिन पार्टियों का जन्म हुआ था सिद्धांत को केंद्र में रख के, वो मूलतः अब बन चुकी है व्यक्ति को केंद्रित बनाकर। एनसीपी सिद्धांत पर आई, सोनिया जी के साथ नहीं चलना है, पर चली गई, एक व्यक्ति केंद्रित हो गई, पार्टी हट गई। आप देखिए उसी प्रकार से समाजवादी पार्टी के साथ हुआ, वो जनता से निकली और फिर किस प्रकार से एक व्यक्ति केंद्रित हो गई है, तो वहाँ से चाचा जी निकल गए। किस प्रकार से आरजेडी के साथ भी वही हुआ कि एक परिवार केंद्रित, व्यक्ति केंद्रित हो चुकी है, तो वहाँ पर भी इस प्रकार की बातें सुनाई देती है। तो इस प्रकार से अगर पार्टियाँ, और शिवसेना में तो ये तो दिख ही रहा है कि उद्धव जी, बाला साहेब जी ने उद्धव जी को एक जगह और राज जी को एक जगह बैठाकर कहा था कि इन दोनों में से कोई भी सरकार में नहीं आएगा। उस समय पर संजय भाई मुझे लगता है थे शिवसेना में। मुझे बताइए कि वो पार्टी जिसने कहा था कि मेरा कोई भी पुत्र या भतीजा पार्टी सरकार में नहीं आएगा, आज वो ऐसे यू टर्न करती है कि मैंडेट हमारे साथ लेने के बाद उसके साथ चले जाते हैं, जिसको बाला साहेब ठाकरे ने कहा था मैं दुकान बंद कर दूंगा पर एनसीपी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। और संजय जी, मराठी में तो बाला साहेब ठाकरे ने क्या कहा था कांग्रेस के बारे में मैं दोहराना नहीं चाहता, बस आप जरा क्या क्या दोहराया था उन्होंने कहा था कि इन लोगों के साथ तो कभी नहीं जाऊंगा। तो मुझे बताइए ना कि सत्ता केंद्रित और व्यक्ति केंद्रित हो जाएंगे तो निश्चित रूप से पार्टी हटेगी विचारधारा लेकर, और वही हुआ है एनसीपी के साथ भी और शिवसेना के साथ भी। मैं आखिरी सवाल पूछता हूं आपसे, सावरकर जी के विषय पर आज कांग्रेस पार्टी का स्टैंड और उद्धव सेना का स्टैंड क्या है? आप बताइए, बाकी की शिवसेना जो लॉयल है बाला साहेब ठाकरे जी की विचारधारा को, वो कैसे आपके साथ रहेगी? ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। संजय निरुपम जी, क्या इतना आसान है जैसा आपने भी कहा, या जितने भी विपक्षी नेता हैं वो कहते हैं कि पहला फुसलाकर, डर दिखाकर भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय दलों को खत्म कर रही है या नेताओं को तोड़ रही है, तो क्या इतना आसान हो जाता है कि जिस विचारधारा से आप जुड़े हुए हो, लंबे समय से जुड़े हुए हो, भारतीय जनता पार्टी कोई दाना फेंक रही है तो आप तुरंत चले जाते हो?
नहीं, इतना आसान नहीं होता। कोई आदमी अगर अपनी पार्टी छोड़ता है तो उसके पीछे बहुत बड़ी मजबूरियां रही होंगी, बहुत बड़ा कष्ट रहा होगा और दबाव भी रहा होगा। लेकिन मैं नहीं कह सकता कि अजीत पवार ने एकदम से बहुत आसानी से छोड़ दिया, ऐसा नहीं। मेरा कहना कुछ और है। मुझे लगता है उस विषय पे ध्यान दें। दो बातें हैं महत्वपूर्ण मेरे सामने। एक तो कर्नाटक में बिल्कुल उसी तरीके से ऑपरेशन लोटस बीजेपी ने चलाया और कांग्रेस के और जेडीएस के एमएलएस को तोड़ तोड़ के एक जबरदस्ती गैर संवैधानिक तरीके से एक सरकार बनाई। पैसे का जबरदस्त खेल हुआ और उसके बाद जिन जिन लोगों ने भी कांग्रेस या जेडीएस छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन किया था और सरकार में शामिल हुए थे, वो सब पिछले चुनाव में हार गए। तो आप पैसे देकर के एमएलए खरीद सकते हैं, थोड़ी देर के लिए मंत्री बना सकते हैं और वो मंत्री बनकर के राज भोग सकते हैं, लेकिन अंततः जनता इन सब चीजों को बहुत बारीकी से देखती है और उसके ऊपर अपना फैसला सुना देती है जब चुनाव का वक्त आता है, जब उसको मौका मिलता है। तो कर्नाटक इसका बहुत बड़ा एक वो है, उदाहरण है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में भी जिस तरीके से शिवसेना को तोड़ करके या शिवसेना के अंदर एक स्प्लिट इंजीनियर करके भारतीय जनता पार्टी ने जिनको अपने साथ लिया और मंत्री और मुख्यमंत्री बनाए, या अभी एनसीपी से जो लोग निकल के गए हैं, उन सबको कर्नाटक से कम कुछ सीख लेनी चाहिए। निश्चित तौर पर कर्नाटक की तरह उनकी भी जिंदगी तबाह होने वाले भी है, उनका भी चुनाव इस बार मतलब वो चुनाव हार सकता है और हारना पड़ेगा उनको, क्योंकि जनता महाराष्ट्र की या कर्नाटक की या पूरे देश की राजनीति में नैतिकता होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखती है, इस बात के ऊपर हमेशा ध्यान रखते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये वंशवाद करते हैं। जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी में है तब तक डायनेस्ट हैं, वंशवादी हैं, और हम बीजेपी के लोग वंशवाद के खिलाफ ऐसा बोलते हैं। और जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस को तोड़ के इनके पास आ जाते हैं, वो एक महान और बड़े पवित्र किस्म के नेता हो जाते हैं। अजीत पवार शरद पवार के भतीजे, वो भी वंशवाद की पैदाइश है या वंशवाद से की कोख से निकले हुए व्यक्ति हैं, और ऐसे वंशवादी नेता का हम विरोध करते हैं। जैसे ही बीजेपी के अंदर आ गए, अजीत पवार को स्वीकार कर लिया गया। अभी जब अजीत पवार ने विद्रोह किया या फिर बगावत की या फिर इनके साथ आए, उसके 3-4 दिन 5 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में कितनी बड़ी बड़ी बातें कही थी। जो एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी कहा करते थे, उस पार्टी के बारे में बोला कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया है एनसीपी। और अगर प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और थे और रहेंगे, तो ऐसे में एनसीपी के एक एक नेता, एक एक व्यक्ति जिनने भी भ्रष्टाचार किया, उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको जेल में डालना चाहिए। तो उनको जेल में डालने के बजाय वो राजभवन में लेके आ गए, उनको अभियुक्त बनाने के बजाय उनको उप मुख्यमंत्री और मंत्री बना लिए। मतलब प्रधानमंत्री जी जो बार बार कहते हो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, मेरा मानना है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, और भ्रष्टाचारियों को तो 100% संरक्षण देते हैं, समर्थन देते हैं, या फिर वो महज कहने को भ्रष्टाचार के खिलाफ है लेकिन भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं, ऐसा साफ साफ दिख जाता है कि जो पहले भ्रष्टाचारी होते हैं वो सत्ता में साथी कैसे हो जाते हैं। नहीं, देखिए इसमें दो पहलू है। पहली बात तो ये है कि यदि वो भ्रष्टाचारी है और ये ऐसा मानते हैं, तो उनको उन्होंने वहां पर नेता प्रतिपक्ष बनाकर क्यों रखा था, या वहां से निकले तभी वो भ्रष्टाचार दिखाई देने लगा उनको। तो ये हमने तो बोला ही नहीं ना, आप बोल रहे हैं ना। मैंने आपके बीच में नहीं बोला संजय भाई, हमने तो बोला ही नहीं ना, आप बार बार बोलते हैं भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है, वंशवादी है, वंशवादी। ठीक है, आप अपने समय पर बोलिए संजय भाई, आप वरिष्ठ है, आप मेरे भी गार्जियन है, आप मुझे बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे, कम से कम मुझे एक से जोड़ देता हूं। आप मुझे कम से कम भ्रष्टाचारी नहीं कहा, आप लोगों ने कहा, बीजेपी ने कहा, ये मेरा कहने का आशय है। अच्छा ठीक है, तो मैं आपको दूसरा बताता हूं। इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको करेक्ट करने का एक दुस्साहस कर रहा हूं, हालांकि आप बहुत बड़े जानकार आदमी हैं। नहीं, मैं आपसे कम जानकारी रखता हूं, पर मुझे बताइए कि बाला साहेब ठाकरे जी को तो जेल में डालने का काम कांग्रेस एनसीपी ने 2000 में किया था ना, तब आपने कैसे उनके साथ गठबंधन कर लिया। सेकुलरिज्म के सूरमा जो है बन के फिरते थे, कृष्णा रिपोर्ट में उनका नाम डालकर कि ये दंगाई है, मुंबई का दंगा इन्होंने किया, ये कहकर 2000 साल में उनका वोटिंग अधिकार भी समाप्त किया और उनको जेल में डाला। और सेकुलरिज्म की गंगा जमुनी की कस्में खाने वाली कांग्रेस ने कैसे गठबंधन कर लिया, बताइए। ये है आपके बीच का और हमारे बीच का अंतर। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि प्रताप सरनायक का केस मुंबई पुलिस ने, ईओडब्ल्यू ने उद्धव जी के समय बंद किया, हमने खड़े रहकर हाईकोर्ट में कहा कि यह केस चालू रहेगा और कोई किसी पर केस बंद नहीं होगा। ये मेरी गारंटी और हमारा कमिटमेंट है। पर आप मुझे बताइए ना कि सेकुलरिज्म की कस्में वादे खाने वाले संजय राउत ने कहा था, आपके साथ ही है, आप दोपहर का सामना, वो सामना के एडिटर, उन्होंने कहा था कि मुसलमानों का वोटिंग अधिकार समाप्त हो जाए, ये उनका ऑन रिकॉर्ड बयान। अभी हाल ही में उन्होंने कहा था कि बाबरी को 17 मिनट में लात मार के हटा दी। आप लोग बताइए ना, आप कौन से सेकुलरिज्म के सूरमार बच्चे, फिर आप करे तो चमत्कार, दूसरे करे तो गुनहगार, और मैं ये कह रहा हूं कि हमारा तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आप उठा के एक कॉम्प्रोमाइज का एक केस बता दीजिए जो बंद हुआ हो,
किसी भी नेता का, और वो हम में शामिल नहीं हो रहे, वो एक स्वतंत्र पार्टी है, पर एक भी केस का उदाहरण दीजिए जो बंद हुआ है। यानी मैं आपको लालू और मुलायम का केस गिना रहा हूं जो आपने बंद किया। शहजाद जी, यानी इन पर केस चलते रहेंगे, ऐसा है। जिनको आप भ्रष्टाचारी कहते थे, जांच चलती रहेगी एनसीपी यदि उनके ऊपर कोई भी केस ऐसा है, वो एक सेकंड सर, मुझसे रविकांत सवाल जी, पूछा है, मैं आपको बताऊं। प्रताप सरनाईक का केस स्टडी ये दिखाता है कि भाजपा मींस नो कॉम्प्रोमाइज, भाजपा मींस चाहे हमारे साथ हो, हमारे खिलाफ हो, अगर करप्शन, अगर किसी पे केस होगा वो चलेगा, अगर नहीं होगा तो मैन्युफैक्चर टेलीविजन स्टूडियो में नहीं होगा वो। ठीक है प्रदीप जी, ये जो लड़ाई है फिलहाल, बेशक नजर आए अजीत पवार और शरद पवार दो आमने सामने खड़े हुए हैं, लेकिन अगर आप इशारा समझेंगे तो सीधा सीधा निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अजीत पवार लास्ट में आकर मोदी की तारीफ करते हैं तो शरद पवार बस 2 लाइन भतीजे पर बोलकर फिर बताने लगते हैं कैसे बीजेपी खराब है। नहीं, देखिए, शरद पवार तो सबसे पहले जब मुख्यमंत्री बने तो जनसंघ के समर्थन से ही मुख्यमंत्री बने, तो राजनीति में विचारधारा का आप कहिए बीजेपी और लेफ्ट पार्टीज को छोड़कर कहीं बची नहीं है, एक बात। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी ने क्या बदलाव किया है पिछले 9 साल में? एक कंसेंसस था, एक एग्रीमेंट था सभी पार्टियों के बीच में कि हम एक दूसरे के भ्रष्टाचार की बात तो करेंगे, लेकिन हम सरकार में आने पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। यही सवाल पूछ रहे हैं सचिन पायलट अशोक गहलोत से कि भाई हम विपक्ष में थे तो कहते थे कि जो है वसुंधरा राजे सिंधिया ने इतना भ्रष्टाचार किया, अब सरकार में है तो जांच क्यों नहीं हो रही है? नरेंद्र मोदी ने उस कंसेंसस को तोड़ दिया कि हम कार्रवाई भी करेंगे, हम केवल आलोचना करके नहीं छोड़ देंगे, हम कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन एनसीपी के जो लोग आए हैं या किसी पार्टी से अगर भ्रष्टाचार का आरोप है, उनका केस बंद होता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार के खिलाफ का अभियान है उसको कमजोर करता है। प्रधानमंत्री की भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अपील है उसको कमजोर करता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अगर इस मुद्दे पर अपनी विश्वसनीयता बनाकर रखनी है तो उसे जो भी जिस पर भी आरोप है उसकी जांच निष्पक्षता से हो और अगर दोषी है तो सजा दिलानी चाहिए। ठीक है, मैं रविकांत जी आपके पास आ रही हूँ, एक छोटा सा जवाब आप देना चाह रहे थे संजय जी। देखिए, अभी शहजाद जी ने कहा बहुत साफ लफ्जों में कि हमारे साथ कोई आ गया इसका मतलब नहीं है जांच खत्म हो जाएगी। बहुत अच्छी बात कही मैं रविकांत जी फिर उसके बाद आपके पास आ रही हूं, बस एक छोटा सा रिएक्शन। विश्वास शर्मा जब कांग्रेस में थे, हेमंता बिस्वा शर्मा जो कांग्रेस में थे, और जब वो कांग्रेस में थे तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बुकलेट निकाला था। आज उसी हेमंता बिस्वा शर्मा को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बना दिया। क्या कार्रवाई हुई साहब? मुकुल रॉय जो ममता दीदी के साथ थे, जब वो ममता दीदी के साथ थे तो भ्रष्टाचार पता नहीं शारदा पता नहीं क्या क्या चीजें थी, उसके बाद वर्षों तक इनके बीच रहे। क्या कार्रवाई हुई? प्रताप सरनाईक को क्या उसको आपने जेल में डाला? वो तो आपके पास आया इसलिए ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई कमजोर हो जाए, ढीली हो जाए, स्लो हो जाए, या आखिरकार जाके बंद हो जाए। अब ठीक है, आप इतने बेशरम आप नहीं है कि पूरा केस क्लोज कर देंगे रातों रात, उसमें थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन जिन लोगों के नाम आप बता रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन भी तो नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री जी का भ्रष्टाचार की अपील जो है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अपील है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये महज अपील है, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नाम की कोई चीज होती नहीं दिख रही है। हाँ, कह सकते हैं कि प्रताप सरनाईक के खिलाफ जो केस था क्लोज नहीं हुआ, क्लोज नहीं हुआ, रविकांत बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई भी तो नहीं आगे बढ़ रही है। ठीक है, कार्रवाई कितनी आगे बढ़ी अभी स्पेसिफिक बताएंगे शहजाद जी, लेकिन उससे पहले रविकांत जी आप कुछ ऐड कर रहे थे। आपसे तो सीधा सवाल सर यही है कि आप अगर वो बोलते हैं अजीत पवार तो वो ये बोलते हैं कि क्या अंदर पार्टी में गलती हुई, आप बोलते हैं तो आप बताते हैं क्या बाहर वाले ने किया। अंदर कोई भी गलती नहीं हुई है। अजीत दादा महाराष्ट्र के विधायक के नेता थे, उनको पार्टी ने लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया था। जब हम महाविकास आघाड़ी के साथ सत्ता में थे उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया था। अजीत दादा को पार्टी ने 5 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर 3 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया है। वो अंदर की कोई बात नहीं। बात तो सही यही है कि पिछले हफ्ते मोदी जी ने जो भाषण किया था, उन्होंने मोदी जी ने बोला था कि महाराष्ट्र में शिखर बैंक घोटाला हुआ है, महाराष्ट्र में जल सिंचन का घोटाला हुआ है, महाराष्ट्र में शुगर फैक्ट्रीज के घोटाले हुए हैं। और अमित शाह ने खुद महाराष्ट्र में आके बोला था कि एनसीपी नेचुरली करप्ट पार्टी है। बीजेपी के पूर्व सांसद, बीजेपी के महाराष्ट्र के नेता किरीट सोमैया ने अजीत दादा के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे।
छगन भुजबल जी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, उसमें वो 2 साल जेल में थे। उन्होंने हसन मुशर्रफ साहब, महाराष्ट्र के जो यहाँ के चंद्रकांत पाटिल जो मंत्री है, उन्होंने हसन, एक बार सुनिए, तो आपके नेता भी दोहरा रहे हैं, बार बार आप भी दोहरा रहे हैं, लेकिन जो अजीत पवार कह रहे हैं फिर उस पर भी एक लाइन बोल दीजिए ना कि मेरे साथ तो गलत ही होता चला गया, जब मुझे अधिकार मिलने का वक्त आया तो प्रायोरिटी दे दी अपनी बेटी को। नहीं, कभी भी सुप्रिया जी को प्रायोरिटी नहीं दी है। अजीत दादा महाराष्ट्र को संभालना चाहते थे तो उनको महाराष्ट्र के विधायक दलों का नेता बनाया था, सुप्रिया जी को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया था। ये भी प्रस्ताव सुप्रिया जी को प्रेसिडेंट बनाने का, वर्किंग प्रेसिडेंट बनाने का प्रस्ताव खुद अजीत दादा ने लाया था। ये सब महाराष्ट्र के लोगों को जानते, पार्टी के लोगों को जानते थे। ये मुझे एक बार बताने दीजिए कि जो लोग भाजपा को भ्रष्टाचार लगाते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हो, एक दिन में भाजपा को पवित्र कैसे हो जाते हैं? यही सवाल है, मैं ये सवाल पूछ लेती हूँ। स्पेसिफिक बात जो तीन स्पेसिफिक केसेस गिनाए, मुकुल रॉय, सरनायक और हिमंता, तीनों का स्पेसिफिक जवाब प्राची जी दूंगा। मुकुल रॉय हमारी पार्टी में आए, ये न्यूज़ रिपोर्ट है 2022 की, कृपया आप देख लीजिए। सीबीआई ग्रिल्स मुकुल रॉय फॉर 2 आवर्स इन नारदा स्टिंग टेप्स केस, ये 2022 की रिपोर्ट, जब वो हमारे साथ थे। ठीक है, तो कोई केस बंद नहीं हुआ, पर अब वो चले गए टीएमसी। क्यों ले लिया उनको? वो तो भ्रष्टाचारी है ना। दूसरी बात, आपका दूसरा केस प्रताप सरनायक, ये केस का आपको मैं रिपोर्ट पढ़वाता हूँ। सी समरी रिपोर्ट फाइल हुई दिसंबर 2021 में, दर्शक जरूर देखें, मतलब उद्धव जी की सरकार थी। ये 2022 दिसंबर की रिपोर्ट है। ईडी की प्ली आई बॉम्बे हाई कोर्ट में, मतलब हमारी सरकार जून 22 में आई, दिसंबर 2022 में, ये देखिए मैम, ईडी प्ली इन बॉम्बे हाई कोर्ट अगेंस्ट क्लोजर ऑफ टॉप्स केस बाय मुंबई पुलिस। ये है मोदी की गारंटी। और हिमंता बिस्वा शर्मा का आपको मैं बताता हूँ। हिमंता जी 2015 में बीजेपी आए, उनके ऊपर 2018 में हाईकोर्ट गए थे कुछ लोग। हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में जाने के बाद भी एक केस हिमंता जी पर नहीं फाइल हुआ। उसमें फिर हम क्या करें? उनका गला पकड़े क्या? अगर हाई कोर्ट नहीं करता है, और उनके ही लोग गए थे, अकील गोगोई नाम के पेटिशनर थे, मैं अगर इसमें से तीनों फैक्ट में से कोई झूठ बोलता हूं तो मैं यहां पर, संजय जी यहां पर मेरा फैक्ट काउंटर करें। पर लालू का केस कैसे बंद किया, खोलने के बाद कौन सा लैंड फॉर जॉब स्कैम, ये ऑन रिकॉर्ड है। कैसे आपने मुलायम सिंह जी का डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस बंद किया, ये ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि आपको समर्थन चाहिए था। संजय निरुपम जी, मोदी की गारंटी यह है कि भ्रष्टाचार कोई भी करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। आपकी गारंटी यह है कि भ्रष्टाचार करो, हमारे साथ आओ, आप चमत्कारी बनो, और हमारे से दूर जाओ तो भ्रष्टाचारी हम कहेंगे। यह अंतर है हम में और आप में। ठीक है संजय जी, उन्होंने तो पूरा स्टेटस बता दिया कि कहां पर कैसे कैसे जो 3 नाम आपने गिनाए थे वो स्टेटस भी गिना रहे कि जांच बंद नहीं की हमने। ऐसा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत जोर से बोला 70,000 करोड़ का घोटाला किया एनसीपी ने। इसकी छानबीन करवाइए, इसकी रिपोर्ट दीजिए, पूरे देश के सामने करिए। इन तमाम घोटालों के केंद्र में जो व्यक्ति था उसका नाम है अजीत पवार। और अजीत पवार कमाल के आदमी है, अभी उनके साथी बोल रहे थे, 5 बार उप मुख्यमंत्री बने। एक अखबार में लिखा है कि आमतौर पर अगर किसी लड़की की शादी होती है तो पूरा उनका परिवार कहता अखंड सौभाग्यवती बनो। बिल्कुल अजीत पवार को लग रहा है ऐसा कोई आशीर्वाद मिला है कि अखंड उप मुख्यमंत्री बनो आप। यानी उप मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्हें अपने चाचा को, अपनी पार्टी को सबकी तिलांजलि दे दी। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अब इस तमाम घोटालों के केंद्र में जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो आओ हमारे साथ, हमारी गोद में बैठो, हमारे बगल में बैठो, अभी तुमको उप मुख्यमंत्री बनाया है और आगे जाके मुख्यमंत्री बनाएंगे। अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो सबसे पहले अजीत पवार को जेल में डालना चाहिए, जैसा फडणवीस जी ने कहा था, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। आज वो चक्की कहां है? कौन पीस रहा है चक्की? वो अजीत पवार तो आपके बाजू में उप मुख्यमंत्री बन करके। तो अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने तब स्टैंड लिया था तो आज उस भ्रष्टाचारी को साथ में लेने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन और अगर आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ स्टैंड लिया और भ्रष्टाचारी को आपने अपने साथ ले लिया, मेरा सवाल सुन लीजिए, सवाल ऐड कर लीजिए। आज अजीत पवार ने जो कुछ बातें कही, उन्होंने भी तो अपनी पीड़ा बताई ना, उन्होंने भी तो बताया कि फैसला कोई ऐसा फैसला नहीं है कि मैंने अचानक से ले लिया। ठीक है, उन्हें अंदरूनी क्या बात थी उसमें मुझे नहीं जाना, मैंने कहा ये एनसीपी का इंटरनल इशू है। लेकिन ये मैं तो सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला, बीजेपी की क्या भूमिका थी अजीत पवार के बारे में, एनसीपी के बारे में, एनसीपी के घोटालों के बारे में, उसकी याद दिला रहा हूं। और अब मैं ये जानना चाहूंगा, या पूरा देश आने वाले दिनों में ये जानना चाहेगा कि उन घोटालों का हश्र क्या हुआ, उन घोटालों की जांच क्या हुई, उन घोटालों के जो किंगपिन थे, जो मुख्य अभियुक्त थे, वो आज कहां है? ये सिर्फ क्या वो जेल में गए? सीबीआई का डर या प्रधानमंत्री ने जो कहा ये उसका डर है जिसकी वजह से अजीत पवार 31 विधायकों को लेकर आ गए इधर?
अजीत पवार के साथ साथ एक जो सज्जन आए हसन मुश्रीफ, जी। ये किरीट भाई सुमैया ठीक रोज एक पूरी फाइल लेके घूमते थे कि 1,500 करोड़ का ईडी घोटाला सीबीआई का किया, डर है इसकी यानी शुगर आपके फैक्ट्री, मुताबिक। ये डालूंगा, अब जेल में जाएगा, तब जेल में जाएगा, वो जेल की जगह पहुंच गया राजभवन। शहजाद जी, 70,000 तो करोड़ का यही है घोटाला कि जिसने भारतीय जनता किया पार्टी के लोग, और जिसको नेताओं- चक्की पीसिंग जेल में जाने की बात आप लोग करते थे, वो कैसे आज आपके बराबर में आके बैठ गए? प्राची जी, इस डिबेट को देखने वाले लोगों ने नोटिस किया होगा कि 3 केस इन्होंने पहले गिनाए, मैंने उसका जवाब दिया तो गोल पोस्ट बदल के कहीं और चले गए। बाला साहब ठाकरे को जेल भेजने की बात पर ये जवाब नहीं दे पाए, पर मैं इस पे भी आता हूँ 70,000 करोड़ पे। मान्यवर आप संजय निरुपम जी सबसे वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस के मुंबई के अध्यक्ष भी रहे। ये 70,000 करोड़ का स्कैम तो 2004 की 14 की सरकार में हुआ। तो पहले आप ये मानिए कि आपकी सरकार में जो आपके मुख्यमंत्री थे उनके नाक के तले ये 70,000 करोड़ का इरिगेशन स्कैम हुआ। पहले मान लीजिए इस बात, बोलो हुआ। एज ऑफिशियल कांग्रेस पर्सन आप पहले बोलो हुआ। क्या हुआ सर, बोलो। ऐसा है, नहीं, बोलो, ऐसा है, ये हुआ। कोई कौन अरे बनेगा बोलो, हुआ, करोड़पति संजय नहीं भाई। चल रहा है। संजय ये भाई, सही बोलो ना। जवाब और कंप्यूटर बोलेगा सही संजय जवाब। भाई, हुआ, बोलो ना। आप अपना काम करो, जो संजय भाई, करना है, हुआ, जो बोलो बोलना है ना। बोलो आप। अरे बोलो, ये आप कौन इतने बनेगा अच्छे करोड़पति चल रहा है मुस्कुरा क्या? रहे हैं। इस सवाल का जवाब दीजिए, महाराष्ट्र और की जब जनता सवाल का देख जवाब रही आएगा है। उसे कंप्यूटर जी सवाल का जवाब सही है कि गलत है। माफ मेरा करिए, समझ। आप अपनी बात करिए, मैं अपनी बात करने के लिए आया हूँ। मेरी बात करने ठीक है। दीजिए। और फर्जी तर्क देना मेरी है तो बात आप अपने करने पास दीजिए। रखिए। संजय जी फर्जी बता- तर्कों के पीछे हमको नहीं संजय जीना भाई, है। मैंने ठीक आपको है। मौका दिया। शहजाद जी, मेरा 70,000 समझ। करोड़ का घोटाला बता मैंने दीजिए। अभी आपके सामने बताया। अनैतिक कर्म मुझे किया अपनी हुआ बात है। पूरी करने दीजिए, एक एक सेकंड, एक करके बात रखते हैं। बोलिए शहजाद जी। जब मैंने संजय भाई से पूछा, देखिए एक सेकंड, एक एक करके, प्राची जी बहुत क्रूशियल समय है डिबेट का। संजय जी वो इसी पर आ रहे हैं, 70,000 करोड़ का घोटाला बता भाई दीजिए। ऐसा है, नहीं, बीच में नहीं, क्रूशियल समय है मेरा, मेरे बोलने का समय है। एक बार प्रधानमंत्री इनकी जी बात नहीं, को क्रूशियल है, सुनिए। मेरी बोलने की बारी है। प्राची जी, ये अन्याय मेरे साथ ना हो, ये आप सुनिश्चित करें कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अन्याय ना हो। उन्होंने कहा 70,000 देखिए, फिर सुदर्शन चक्र मुझे उठाना पड़ेगा। नहीं आती है बात, एक सेकंड। पूरे मामले की आप रोक ठीक है दीजिए। संजय जी, हो गया। मैं आपका सवाल मेरी आ बारी गया, थी बोलने मैं अब की। जवाब ले लूं। मेरी प्रधानमंत्री बारी ने थी बोलने बोला, की, मैं अपना पूरा कर दूं मैं वक्तव्य। रुकिए, उनकी बात को मैं जरा आप तक पहुंचा देती हूँ। वो कह रहे हैं, मैंने हम नहीं बात बोल रहे। पहुंच गई है, ये मुझे अपना वक्तव्य प्रधानमंत्री रखने ने बोला दीजिए। था। हाँ, ऐसा है कि मैंने अभी संजय भाई, जो कि अधिकृत और मैं उनको वरिष्ठों में वरिष्ठ मानता हूं कांग्रेस के, उनको मैंने पूछा कि चलिए पहले तो पुष्टि कर दीजिए कि 4 से 14 में 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ। तो उन्होंने इधर उधर गोलमोल तोलमोल जवाब दिया। अब बताइए, मैं आपको ये भी बता रहा हूं संजय भाई, इस पर एक सेकंड, अब देखिए प्राची जी, ये थोड़ा अन्याय है। प्राची जी, ये अन्याय है। प्राची जी, मेरा पूरा वक्तव्य आना चाहिए। मैं राजनीति में छोटा हूं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं चाय वाले की संजय जी, पार्टी एक का हूं तो सेकंड मुझे रुकिए। बोलने नहीं दिया संजय जाएगा। जी। मैं नवाब घराने का नहीं हूं तो मुझे बोलने नहीं दिया जाएगा। ये नहीं हो मैं आ रही सकता। हूँ आपके पास, बीच में मत ये बोलिएगा। तरीका नहीं है। फिर नहीं, शहजाद मेरा कोई बात नेता नहीं चाय करेंगे, वाला है सारी तो इसका बात- मतलब मुझे बोलने नहीं दिया सारी बात जाएगा। इसी में निकल जाएगी, फिर शहजाद कोई बात नहीं करेंगे। बस 1 मिनट रुक जाइए, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। बोलिए शहजाद जल्दी। जिस स्कैम को ये अपनाना भी नहीं चाहते, इसके ऊपर कौन गिल्टी है, मैं उसका पहले से पोस्टमार्टम कर दूं। इसकी जांच मान्यवर चल रही है, और यूपीए की जो एमवीए की जो सरकार थी, उसने कितने क्लोजर कर दिए, उसका जवाब आप दीजिए भाई। किस किस का नाम आपने हटाया इसमें से? जैसे आपने प्रताप सरनायक का टॉप्स केस में से हटाने की कोशिश की, हमने नहीं हटाया, चाहे वो हमारे साथ या हमारे खिलाफ। इसीलिए मैं कहता हूं संजय निरुपम जी, आप केवल परिवारवाद और भ्रष्टाचार की गारंटी लेकर घूमते हैं। हम वो लोग हैं राजनीति में, चाहे इधर चाहे उधर, जिसका भी भ्रष्टाचार है हम पकड़कर जेल में डालते हैं, और अगर किसी ने किया है तो वो भुगतेगा। ठीक, संजय आप जी मानो तो- 10 सेकंड में अपना रिमार्क कर दीजिएगा, समय खत्म हो गया है। अच्छा, मैं जरा ऐसा है 70,000 करोड़ का घोटाला प्रधानमंत्री ने बोला ना, तो अब उनकी जिम्मेदारी बनती है इसकी जांच कराने की। होगी ना, अगर क्यों नहीं आप होगी? उसकी जांच नहीं कराते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? आपकी सरकार ने किया है, उसकी जांच होगी। इतनी से तो बात है साहब। चलिए ठीक है, कांग्रेस की जांच सरकार ने जो घोटाला किया उसकी जांच होगी। मैं बीच में रोक रही हूँ आपको अच्छा, शहजाद, इतिहास रखिए। और मैं संजय जी आज आपको भी सुबह- रोक रही हूँ आज क्योंकि समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।